वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने एक सिफारिश की है। कहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री राशन स्कीम है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा वित्त मंत्रालय ने? आखिर फ्री राशन स्कीम जो है उसके चालू रहने से किस बात का डर है? जानेंगे क्या स्कीम से सरकार की कमाई घटी है और सरकार के खजाने की हालत क्या है। इन सब चीजों पे आज बातचीत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अब केंद्र सरकार को फ्री राशन स्कीम को बंद करने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि अब टैक्स वगैरह में कटौती न करें। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक व्यय विभाग ने सरकार से कहा है कि अगर ये स्कीम सितंबर से आगे जारी रही तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मोदी सरकार ने इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY, जिसको छोटे में कहते हैं, को 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर 2022 तक के लिए कर दिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही की फ्री राशन स्कीम है। ये योजना साल 2020 में शुरू हुई थी, जब देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया था। इस योजना के तहत सरकार हर महीने देश की करीब 81 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन चावल या गेहूं के रूप में और 1 किलो साबुत चना देती है। ये राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए गए सब्सिडी वाले राशन से अलग है। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2,07,000 करोड़ रुपए का। यह रकम पिछले वित्त वर्ष के 2,86,000 करोड़ रुपए से काफी कम है। सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार से जो सब्सिडी बिल बढ़कर अब 2,87,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस योजना को 6 महीने और बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 80,000 करोड़ रुपए और खर्च हो सकते हैं, जिससे फूड सब्सिडी बढ़कर करीब 3,07,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। अब आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा था कि जिन कर्मचारियों को जिस क्लास में ट्रैवल की सुविधा मिली है वो उसी क्लास में सबसे सस्ते किराए वाली फ्लाइट बुकिंग करें। साथ ही ये भी कहा था कि इस कर्मचारियों को अपने ऑफिशियल टूर और LTC के तहत परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जाने से कम 3 हफ्ते पहले टिकट बुक करा लेना ज़रूरी है। तो ये हिसाब किताब कैसा कितना है? एक तरफ कर्मचारियों को बोला है कि सस्ता टिकट पकड़िए और एक तरफ राशन स्कीम को बंद करने की, चालू न रखने की सिफारिश की जा रही है। एक्सपर्ट से समझते हैं कि मामला क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कह रहे हैं कि राशन बंद कर दो। ये जो एडिशनल जो एक राशन देने का प्रक्रिया कोविड में शुरू हुआ था, 5 किलो हर महीने गेहूं का, वो सिस्टम को ऊपर वित्त मंत्रालय में ये टिप्पणी है। और ये टिप्पणियां बहुत मुझे हैरानी इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के काम ही है कि ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि इस रास्ते पे चलने से क्या उसका असर होगा, उस रास्ते से चलने से क्या असर होगा। जैसे आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले वित्त मंत्रालय में इसी तरह का आलोचना किया गया था कि तेल खनिज तेल के दाम में अगर टैक्स कटौती किया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। इन सब चीजों का ये सलाह परामर्श चलता ही रहता है, इसलिए मुझे बहुत हैरानी नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस साल खाद्य फूड सब्सिडी के ऊपर जितना प्लान था उससे अगर हम इस रास्ते पे चले तो इससे करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा के करीब खर्चा आ जाएगा। अगर हम इस 1 लाख करोड़ का खर्चा अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट NREGA के ऊपर सरकार जो खर्च करती है उसका पूरा बजट इस चीज में समा जाता है। तो बात यह है कि जब टैक्स सीमित है, जब व्यय का दायरा बहुत बढ़ गया है, पूरे दुनिया में खलबली मचा हुआ है, उसमें आप किस तरह के सामंजस्य कर सकते हैं। तो उन्हीं के चलते ये सारे आलोचना चल रहे हैं। आपने एक बहुत अहम चीज के जिक्र किया, फर्टिलाइजर का इस साल में सब्सिडी 2,02 करोड़ रुपए का 2,02 करोड़ का अनुमान था। 287 पे ऑलरेडी पिछले साल था, उसको फिर से पार कर जाने का संभावना है। क्योंकि LNG के दाम बढ़ रहे हैं, पोटैश के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के मोटा मोटी जितने सारे
चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पोटैश, यूरिया, नाइट्रोजन वगैरह सारी चीजें हम आयात करते हैं। तो अब बात यह है कि खेतों में या तो सब्सिडी फर्टिलाइजर के रूप से दिया जाए, या खेत से उगने वाले फसल जो है वो फसल को खरीदारी में, एमएसपी में, उसमें सब्सिडी दिया जाए, या फिर सब्सिडी जो लोग बाजार से खरीदते हैं, बाजार से खरीदने के काबिल नहीं है, उनको सब्सिडी दिया जाए। तो निश्चित ही ये तीनों में से अब मंशा तो ये रहेगा कि सब चीजों में सब्सिडी दिया जाए, लेकिन वो तो खैर हो नहीं सकता है। तो कुछ ना कुछ पे कहीं जाके वो संतुलन बनाना पड़ेगा। और निश्चित ही इस वक्त इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का जो हालत है उसको देखते हुए सरकार यही कोशिश करेंगी कि मोटा मोटी सबसे ज्यादा असर किससे होता है। अब इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक व्यय विभाग ने एक नोट में कहा है कि फ्री राशन स्कीम, फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने और रसोई गैस पर सब्सिडी फिर चालू करने और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के फैसलों से सरकारी खजाने की स्थिति को लेकर काफ़ी गंभीर स्थिति खड़ी हो गई है। बता दें कि 21 मई को केंद्र सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने का ऐलान करते हुए कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये और 6 रुपये क्रमशः प्रति लीटर की कमी कर दी थी। इसके अलावा करीब 9 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की छूट दी थी, जो कि अब भी जारी है। खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है। उर्वरक सब्सिडी का बिल भी अनुमान से काफ़ी ज़्यादा रहने का अनुमान है, और यानी जो प्रोजेक्शन था उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सरकार ने 1,05,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी का अनुमान लगाया था, जो कि बढ़कर 2,15,00,000 रुपए तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरी वजहों से भी फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल और बढ़ने की प्रबल संभावना है। अकेले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की वजह से सरकार की कमाई में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का कम होने का अनुमान है। सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 का जो वित्त वर्ष है के लिए फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.4% रखने का टारगेट बजट में तय किया गया है। वहीं फिच रेटिंग्स को उम्मीद है कि बढ़ता सब्सिडी का बोझ सरकार की कमाई घटने से फिस्कल डिफिसिट 6.8% तक जा सकता है, राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से हाल में ही जारी की गई मंथली आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिस्कल डेफिसिट कम रखने की है। आमदनी में कमी और कोरोना महामारी के चलते देश का राजकोषीय घाटा जो है अच्छा खासा बढ़ गया है। एक्सपर्ट से समझते हैं कि मामला क्या है। ये राजकोषीय घाटा साधारणतः हमारे जो हम लोग आपस में आलोचना करते हैं उसमें ये चीज लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम साफ तौर से अगर देखें, आज और करीब करीब हर राज्य बाजार से बोरो करते हैं, तो वो राज्यों के लिए भी अगर वित्तीय घाटा बढ़ जाता है तो मतलब रेट, ब्याज का दर बढ़ जाता है। करीब हर जगह पे आप कोई भी आजकल कोई भी चीज जब खरीदते हैं उसमें एक ब्याज का एक अंश रहता है, वो फिर वो ब्याज सारे बढ़ जाएंगे, यानी कि लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। तो इसलिए ब्याज का दर बढ़ाना सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो वो अर्थनीति के लिए मैं कहूँगा मेरे हिसाब से वो सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। आरबीआई कुछ कदम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके वजह से मई महीने में जो डेटा आया है वो थोड़ा बहुत नमी आया है अप्रैल में। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये नमी लोग आशा नहीं कर रहे थे, लोग अंदाज कर रहे थे कि और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बढ़ा नहीं है। जून महीने के एंड में एक और सेट ऑफ डेटा आएंगे, तब हम जरूर कह सकेंगे कि हाँ, मुद्रास्फीति का जो बढ़ने का जो रफ्तार था उसमें कमी आया है। इसका मतलब ये नहीं कि दाम कम हो रहे हैं, दाम घटने, लेकिन दामों के बढ़ने का जो सिलसिला है वो जिस रफ्तार से आगे जा रहे थे, शायद उसमें एक अंकुश लग रहा है। अभी जून का जो डेटा आएगा कुछ ही दिनों में, ये डेटा बहुत ही मायने रखता है हमारे सबको समझने में कि किस हालत में हम मुद्रास्फीति के हिसाब से।
अगर भारत का मुद्रास्फीति को हम देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से, तो बाकी सारे देशों में मुद्रास्फीति हमसे कहीं ज्यादा है, बहुत सारे देशों में। और ये एक बहुत ही अजीबोगरीब हालत है पूरी दुनिया में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो भारत में कम है, लेकिन भारत के लोग तो भारत में ही रहते हैं, दूसरे देशों का कंपैरिजन करके उनका तो रोज का काम नहीं चलता है। तो वही मैंने कहा कि सबसे पहले 6.7 जो आपका सवाल है कि उससे बढ़ेगा या नहीं, मैं जून का डेटा है उसको देख के हम अंदाजा लगा सकेंगे कि ये और बढ़ेगा या नहीं। मुझे लग रहा है अगर मई का डेटा से कुछ अगर संकेत हमें मिलता है तो लगता है शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन चलता रहेगा टिल एटलीस्ट दिसंबर तक। इसका जो दौर है उसमें ज़्यादा उसका स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन मोरलेस इसी लेवल पे रहेगा। ऐसे में ये प्रपोजल आ रहे हैं कि स्कीम्स को और दिनों तक एक्सटेंड न किया जाए और बढ़ाया न जाए, कर्मचारियों को भी कहा जा रहा है। इन सब के बीच में एक और बात है, सरकारी खर्च की बात। सरकार के अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं, कई सारे विषय के पहले भी जो हमारे शो थे अर्थात था, खर्चा पानी के पुराने एपिसोड्स में भी, कई सारे एपिसोड्स में भी हमने डिस्कस किया है कि सरकार के खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई सारे मंत्रालय, कई सारे अधिकारी, कई सारा एक लंबा चौड़ा जो पूरा तंत्र चलाने के लिए जो खर्च होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो विशेषज्ञ इस बात पे भी सवाल उठाते हैं कि सरकार जब जनता के खर्चों में कटौती कर रही है तो खुद के खर्चों में भी कटौती सरकार को करनी चाहिए। तो वित्त मंत्रालय का जो ये रिकमेंडेशन है हम देखेंगे आगे आने वाले समय में कि कितना, कैसा और किस स्तर तक माना जाता है, उस पर विचार किया जाता है। इस शो को, आज के शो को प्रदीप ने लिखा था। आप खर्चा पानी में क्या देखना चाहते हैं और इस टॉपिक पे क्या सवाल है, क्या सुझाव है, सब कुछ हमें लिख भेजिए। अब मिलेंगे सोमवार को नई बातों के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।